जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, हम जी तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको वो पॉइंट मेरा समझ आ गया है कि नहीं आया समझ? वालेकुम जी अस्सलाम। सर, आ गया। आ गया? जी सर, आ गया। कोई बताएगा क्या समझाया पॉइंट मैंने? सर फाइनेंस कॉस्ट का बता रहे थे कि अगर आपने 100 रुपये आपने फाइनेंस किया है कॉस्ट है, तो आपने उसके ऊपर 5% फाइनेंस पे किया, मतलब 105 रुपये रिटर्न करना है। अच्छा आपने उसको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको उसके ऊपर 7% मिले, ताकि 2% आपको सेव हो और 5% वो भी जो आपने जिसके ऊपर कंसिडर किया ये लोन, वो कॉस्ट भी कवर हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज एक्चुअली गुड। आपको इस चीज का आइडिया हो गया कि हमने अगर किसी को उधार लेके काम शुरू किया है तो उससे ज्यादा ही रिटर्न कमाएंगे ना, ताकि उसका उधार भी वापस करें और खुद अपने लिए भी कुछ बचा लें। ठीक है, तो ये पॉइंट था जी हमारा। अब ये एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इक्विटी रेशियो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, डेट टू इक्विटी भी हमने कर ली है कैलकुलेट। अब ये है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियोज आर डिजाइन टू रिलेट द फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ फर्म टू इट्स एबिलिटी टू सर्विस और कवर देम। क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं कंपनी के ऊपर, फाइनेंशियल चार्जेस कौन से हैं? ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फाइनेंस की कॉस्ट जो भी हमने अदा करनी है, वो उसको कह रहा है कि फाइनेंशियल चार्ज है ये। और कंपनी इसको पे ऑफ कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल कवरेज रेशियो इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। ठीक है जी। इसमें ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। क्या जी? उसको हमने, नॉर्मल रेशो आ रही है 3:5। टाइम इंटरेस्ट अर्न और ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट को डिवाइड कर देना हमने टोटल इंटरेस्ट से। ठीक हो गया? ये एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस है नीचे, यहाँ पे 5 की जगह पे एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। सर यहाँ ये पे आएगा, एग्जांपल से समझिए, जैसे वो एग्जाम्पल से फाइल पे समझाऊं? समझिए। जी अच्छा जी, सर। ये देखें जी, आपकी नेट इनकम आ रही है कितने की? 100 की। ठीक हो गया? और आपने बैंक्स के, सपोज ये 3 बैंक्स थे, एनआईबी बैंक के आपने 5 रुपए इंटरेस्ट के अमाउंट में देने हैं, एमसीबी के आपने 10 देने हैं और सुनहरी बैंक के भी आपने देने हैं, सपोज 15 देने हैं। तो ये इन तीनों के इंटरेस्ट की पेमेंट मिलाकर कितनी हो गई? 15 जमा 5 20 और 10 30 हो गई। ठीक हो गई? 30 हो गई ना टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। बेटा आ गई समझ? जी सर। इंटरेस्ट की पेमेंट जी सर। की 30 आ गई। मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। ये इंटरेस्ट की पेमेंट है जो आपने इनको देनी ही देनी है। अब इंटरेस्ट की पेमेंट है और नेट इनकम आपकी 100 की है। आप क्या करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे 30 पे, तो आ जाएगी 3.33। आप इसको लिखेंगे टाइम्स, कि अगर हमें 3 गुना इससे ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है या 3 दफा हमें इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है, तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना है कि हम 3 दफा इसकी पेमेंट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक हो सर गया? अगर इसको ऑपोजिट पोस्ट में करें तब? अगर सपोज मैं ये ओके। कहता हूं कि हमारी कंपनी का ये नेट अर्निंग है 20, तो इसका मतलब है 0.6667, यानी कि आप 1 दफा भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर सकते। आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि आप बैंक्स की जो अमाउंट है
कर्जे की, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट दे ही नहीं सकते। इंटरेस्ट जी की सर। अमाउंट आप नहीं पे कर सकते, तो आपको बैंक कर्जा नहीं देगा। ये चीज यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक हो गया? टाइम इंटरेस्ट करंट सर इस रेशो। सिंपली फार्मूला फार्मूला यही लगेगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नहीं इनकम। नहीं, ऑपरेटिंग इनकम अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे हमने निकाल दिया 30 का, और ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी हमने निकाली थी 25 की, निकाल ली, तो डिवाइड किया 25 को डिवाइड बाय 5 से, तो ये 5 आया है। तो नॉर्मल रेशो कहता है कि 3:5 होनी चाहिए। 3 से 5 के दरमियान हो तो बहुत अच्छी रेशोज आपकी निकल आती है। This ratio serves as one measure of the firm's ability to meet its interest payment and thus avoid bankruptcy. Means कि आप bankrupt होने से बच जाते हैं। In general, the higher the ratio, the greater the likelihood that the company could cover its interest payments without difficulty. अब याद रखिएगा, कंपनी ने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि 3 दफा हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो कंपनी ने बड़ा और कुछ भी देखना है ना। इंटरेस्ट तो उसने दे दिया, सपोज एक दफा जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, अब 100 रुपया उसने कमाया था, 100 रुपए में से 30 रुपए उसने इंटरेस्ट की पेमेंट दे दी, 30 रुपए उसने दे दिए डिविडेंड होल्डर्स को, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, 15 रुपए उसने दे दिए प्रेफर्ड वालों को, तो बकाया कितना बच जाएगा? 30 जमा 30 60, 70 5 75, और 25 रुपए उसने अपनी रिटेन अर्निंग में रख लेने। ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, कि 3 दफा वो इंटरेस्ट तो नहीं पे करेगा। ऑब्वियसली वो जो पैसे हैं उसके पास, उसने उसको यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके उसको प्रॉपरली उसका बाइफर्केशन करनी है। ये थी जी आपकी डेट की रेशोज लेक्चर नंबर 36 में। और अब 36 के बाद हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 37 की तरफ। ये बंद हो गया है, सारा ही बंद हो गया। एनालिसिस बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर्स कौन से होते हैं बेटा? कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। ऑर्डिनरी क्या होता है? जिनको डिविडेंड सबसे बाद में मिलता है। जिनको डिविडेंड सबसे बाद में मिलता है। ऑर्डिनरी का मतलब तो आम होता है, और आम को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो मैंगो बनता है। मैंगो और शेयर सर उसको होल्डर्स। जूसर में ब्लेंड करें तो मिल्क शेक बनता है। नहीं नहीं, दूध भी कंपनी डालना के पड़ता है जो बेटा रियल उसमें। ओनर्स हैं, वो सरेआम भी होता है। सरेआम भी होता है। तो देखिए जी, एनालिसिस बाय कॉमन स्टॉक होल्डर्स। अब मुझे ये बताओ कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट होता है कंपनी के साथ? सारी बात है सर, उन्होंने डिविडेंड के लिए, सारी बात है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसी के लिए वो वही उनका इंटरेस्ट होता अल्टीमेटली जो कुछ भी कंपनी के पास बाद में जो एक क्रेडिटर्स वगैरह लोन जिनको देना है, लायबिलिटी सारे देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो सारा उन्हीं का होता है। मुझे ये बताएं कि एक शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर किन तरीकों से पैसे कमाता है? जी, वो कौन से तरीके हैं जिससे एक शेयर होल्डर पैसे कमाएगा? वो दो तरह है। से कमाता डिविडेंड ही है, होगा, उसको सारी बात डिविडेंड है। से और इसके कमाते हैं, अलावा या अगर वो वो अपने स्टॉक शेयर को अच्छा जी, स्टॉक क्वेश्चन है, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग एक सेकंड रुको। बेच। ओहो, रुको तो सही। क्वेश्चन मेरा है, हाउ अ शेयर होल्डर अर्न्स मनी। ठीक है जी, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। एक शेयर होल्डर पैसे कैसे कमाएगा? जब शेयर की प्राइसिंग खरीदी। देखा, ये बड़ा मजेदार इसने पॉइंट दिया
तो दो तरीके से पैसे कमाएंगे, या वो एक सेकंड रुके, अब तो सारों को होशियारी आएगी। हाँ जी, हाउ अ शेयर होल्डर अर्न्स मनी। फर्स्ट किसी ने बताया, रफाकत था, शेयर की इंक्रीज, रफाकत ने बताया था डिविडेंड से, ठीक है। सेकंड क्या आएगा? शेयर की सेकंड प्राइस इंक्रीज, शेयर की प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज हो गया। शेयर प्राइस चेंज की वजह से। और तीसरा किस तरह कमाएगा? सर स्प्लिट ऑन शेयर्स पे। स्प्लिट ऑन शेयर्स। अच्छा, सर स्प्लिट अगर ऑन कंपनी शेयर्स, को प्रॉफिट हो गया, कंपनी को मेन जो प्रॉफिट हो चीज गया तो बनती है ना, डिविडेंड ही आएगा ना? जी सर, हाँ, या कोई और चीज आएगी? डिविडेंड ही अच्छा जी, आएगा। लो जी, सबसे पहले एक बंदा जो है जिसके पास शेयर्स हैं, सपोज मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 10,000 मैंने शेयर खरीदे, ठीक हो गया। टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 10 लाख रुपया। ये मेरा बन गया, मेरी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी अनाउंस करती है डिविडेंड, डिविडेंड अनाउंस किया उसने 2 रुपीज पर शेयर, ठीक हो गया। तो मेरे जो 10 लाख रुपए थे, इसमें मैंने क्या हुआ, 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये कितना, 20,000 रुपए मैंने एज अ डिविडेंड यहाँ पे कमा लिया, ठीक हो गया। जी सर, 10,000 शेयर के ऊपर मैंने 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20,000 रुपया कमा लिया, तो मेरी नेटवर्थ टोटल कितनी हो गई? मेरी इन्वेस्टमेंट की बर्थ हो गई 1.20, 10 लाख 20,000, ठीक हो गया। अब यही शेयर मैंने खरीदा हुआ था 100 रुपए का, 10,000 शेयर थे, मार्केट में इस शेयर की प्राइस हो गई 105 रुपए की। शेयर प्राइस हो गई 105 रुपए की। मैंने ये सारे का सारा शेयर बेच दिया 105 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10,50,000 रुपया मैंने कमा लिया। मैंने 10 लाख लगा के 50,000 रुपया उसके ऊपर कमा लिया। इट्स अ मैटर ऑफ डेज, इट्स अ मैटर ऑफ अ सिंगल डे, 1 आवर 2 आवर्स के रेट इतना चढ़ा, 5 रुपए चढ़ा और मैंने 50,000 रुपया कमा लिया। अगर ये 110 पे चला जाता तो 1,10,000 रुपया नहीं, 11 लाख रुपया हो जाना था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से मेथड में आपकी रिकवरी क्विक होती है, डिविडेंड में या शेयर प्राइस चेंज में? शेयर प्राइस शेयर प्राइस चेंज में। तो शेयर प्राइस, सर चेंजेस डेली इन की शेयर। बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही है। जी सर, डेली सर बेसिस ये पे लेकिन ये ट्रेडिंग हो रही है। चेंज कभी कभार होता है ना, मतलब लास्ट में तो नहीं है कि फौरन हो जाए चेंज। क्या? सर आपने कहा है ना कि शेयर्स होते हैं, मतलब 100 जब वो खरीदे बाद में इतने हो गए, तो फॉर एग्जांपल डेज ज्यादा भी तो लग सकते हैं। जी बिल्कुल लग सकते हैं बेटा, आपने लगता है कोर्स नहीं देखा मेरा। मतलब जी मेरा मैंने कोर्स देखा। नहीं देखा, नहीं देखा ना आपने कोर्स। तो ये जी सर, आप डेटा को डीपली हटा दें। बताते हैं ना। हाँ ये देखो जरा, बल्कि छोड़ो इसको, ये देखो, ये टिकर टेप चल रही है ये सामने। बाइको का शेयर गिरा है 0.35, KEL का गिरा है 0.03, ठीक हो गया। ANL का अब गया है 83 पैसा, ये एक दिन की बात है। यूनिटी का गया है जी 11 पैसे। आज मार्केट डाउन आई है, ये देख रहे हैं, आज मार्केट डाउन है 48,000 से ये 47,603 पे आई है। TRG का भी शेयर जो है वो इधर आ गया। मैं सपोज अब यहाँ पे BFL है 31 पॉइंट से ये ऊपर चला गया। मैं एक है नेट सोल का शेयर देखते हैं हम, एक मिनट,
ये लो जी, नेट सोल्ड का शेयर है। अब ये देखना बेटा जरा, ये आज की ट्रेडिंग है इसकी, ये आज की ट्रेडिंग है। ये आज शुरू हुआ था जनाब 172 पे और गिरा कितने, 166 के ऊपर है एक दिन के अंदर, ठीक है। और ये 166 के अलावा ये देखो ये कहां तक डिप करके गया है, ये गया है 163 पे गया है। ओके हो गया, 172 से ये 163 पे आया है और फिर अब चला गया 165 पे क्लोज किया इसने। अच्छा जी, 1 डे की हमने देखी, इसकी 1 मंथ की देख लेते हैं परफॉर्मेंस। सर ये जाता कैसे है, ये थोड़ा होता है बेटा ट्रेडिंग होती है ना, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंदर स्प्रेड होता है। सर ये जो शेयर परचेज नहीं एक मिनट, ये सवाल किसने किया है पहले, ये जाता कैसे, किसने सवाल किया है? सर ये मैंने किया है। अच्छा हमजा ने किया है। अच्छा बेटा ये आपको ना चीजें नजर आ रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। जी सर, जी सर। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये ओपन है, ये हाई है, लो है, ये वॉल्यूम है। अब जरा गौर से समझना है इसको। ये ओपन क्या मतलब है कि आपका आज के दिन शेयर जो है ना वो ओपन हुआ था 173.40 की प्राइस पे शुरू पे। आज सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई है तो आपकी प्राइस थी 173.40। अब ये शेयर जो है ना इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो इसने टच किया सारे दिन में वो 173.40 ही था। लोएस्ट जो इसका रेट आया है 162.26 पे आया है। और शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं, 26,84,000 शेयर जो हैं इसके ट्रेड हुए हैं। ठीक हो गया जी सर। अब ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो नीचे जा सकता है ये शेयर वो 160 पे जा सकता है और मैक्सिमम हाई जो है वो 186 पे जा सकता है। अब 186 ये कैप्स लगे होते हैं, एक कैप लगा होता है, टॉप लगा होता है और एक फ्लोर लगा होता है। एक रूफ लगी होती है, एक बॉटम लगी होती है, या रूफ और एक फ्लोर लगा होता है। मैक्सिमम आपकी जो मार्केट है एक शेयर की वो एक दिन में वो 6% से 7% अप जा सकती है और 6-7% जो है वो नीचे आ सकती है। ये मुझे क्या नाम है, वो नहीं था ड्रामा दानिश वाला? जी सर मुझे वही याद है। मेरे पास तुम हो वाला सीन नहीं है ये। एक दिन में इतनी सर मुझे भी यही इससे लग ज्यादा रहा था कि 5% से शेयर 7% से ऊपर नहीं मार्केट जा सकती या कम नहीं हो सकती एक शेयर की। इट टेक्स टाइम कि 1 महीना लगा या 5 दिन या 10 दिन में शेयर की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। ठीक हो गया सर? इट मींस कि वो ड्रामा ही था? नहीं, ड्रामे में उसने हमें दिन तो नहीं ना बताया कि वो 1 महीने में उसने किया या एक दिन में ही उसको फायदा हो गया, ऐसे थोड़ी है। तो ड्रामे में जो लॉजिक पेश की गई वो ठीक लॉजिक है, लेकिन वो एक दिन में ना समझे कि एक दिन में ही मार्केट अप हो गई और वो उसने पैसे कमा लिए, एक दिन में नहीं कमाए उसने। अच्छा जी, डे रेंज का हमने बता दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम। सर इशू ये, सर एक दिन की बात नहीं, इशू ये उसे पता कैसे चला कि शहबाज की कंपनी का शेयर ऊपर जाना है? वो उसने वो उसका ब्रोकर कहीं जा रहा था, वो होटल पे चाय पीने गया था, उधर से उसको पता चल गया। देखा, जिसने ड्रामा देखा है ना उसने होटल में बैठे हुए भी देखा उसको। सर वो होटल में बैठे हुए थे तो वो स्टार्टिंग में सोच रहे थे उनके लोगों ने कस्टमर जो थे शेयर ना बेचना स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयज कि इसकी वो एम्प्लॉयज बात कर रहे थे वहां के जी कि ये शेयर गिर रहा है, हमारी जो कंपनी है वो नीचे जा रही है, तो उसने उसी के कंपनी के शेयर। अच्छा चलो पहले ये समझ लो, फिर आगे आ जाती है 52 वीक की रेंज आ रही है। क्या मतलब है कि एक साल में ये 47 रुपीज से उठ के 304 रुपए पे गया है पूरे एक साल के अंदर। ये जिसने सपोज इसको खरीदा था एक साल के अंदर, ये किधर तक गया है, 299 और 304 रुपए तक गया है ये शेयर। जिसने इसको 100 रुपए पे खरीदा था उसकी जब 304 पे गया तो उसकी अमाउंट जो थी वो 300 रुपए हो गई। इतना रिटर्न मिलता है साल में किसी चीज पे?
नहीं सर। ठीक है, नहीं तो दानिश सही में हुआ था कि नहीं? सही नहीं हुआ था सर। सही हो गया था सर। सही बात है। ठीक है, अच्छा एक उसने आस्क उसने प्राइस तो है। घर भी वापस ज्यादातर लिया। ज्यादातर इसका कारोबार ज्यादा होता है ना, शेयर परचेज और सर बेचारा अमीर होके मर गया। हाँ, पैसे वही दे जाता है ना। सर मुझसे भी सर किसी ने यही मैं मशवरा सोच लिया रही हूँ। था सर। जी बेटा। सर मुझसे भी ना किसी ने मशवरा लिया कि ना मैंने ना शेयर परचेज करने हैं तो कहाँ मतलब कंपनी में जाना है ये वो, तो मैंने कहा नेट ऑनलाइन हर चीज बता देता है। तो मुझे ये था कि ये भी कोई बिजनेस होता है, शेयर परचेज करते हैं जिस कंपनी के अगर हाई है तो। बेटा लॉस में ज्यादा तो पैसे कमाते हैं लोग। मार्केट जब नीचे जा रही होती है ना, लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। जी तो सर। अभी तो आपको आइडिया बट नहीं है, आगे लेकिन भी अब्दुर्रहमान आपको बताएगा कि मैंने इसको एक सिलसिले में गाइड किया था। तो इसको मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है 2-3 साल की स्टॉक सर एक्सचेंज वो तो की। मेरे दिमाग में बैठ गई है सर, मैं तो उस पर काम भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो वो 2-3 साल की इसको हिस्ट्री बताई थी। तो मैंने इसको एक एक चीज इसकी बताई है, किस तरीके से मार्केट अप गई, कब मार्केट अप गई है, कब डाउन गई है। तो अच्छा ये देखें जी, आस्क प्राइस और आस्क वॉल्यूम। आस्क प्राइस का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हैं, मैं कहता हूँ जी मैंने अपना शेयर जो है ना वो 200 रुपये में बेचना है, ये मेरी आस्किंग प्राइस है। वॉल्यूम हो गया 1,00,000 शेयर्स। अब जिसने ये शेयर खरीद रहे हैं वो कहता है जनाब ये 100 रुपये का नहीं मैं खरीदता, तुम मुझे इस तरह करो 95 रुपये का दे दो, और मुझे 1,00,000 शेयर नहीं चाहिए, मुझे 40,000 शेयर चाहिए। तो मैं अगर इसको बेच दूंगा तो मार्केट गिरेगी। ठीक है, मार्केट गिरेगी, मेरे शेयर्स की ट्रेडिंग हो जाएगी और मुझे पैसे मेरे मिल जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है, ये चीज है। आस्क और बिड के अंदर स्प्रेड होता है। 5 रुपए का स्प्रेड था, मींस के 5 रुपए का डिफरेंस था मेरी आस्किंग प्राइस में और बिड प्राइस में। अगर मैं उसको निगोशिएट करता तो शायद ये डिफरेंस और कम हो जाता, और निगोशिएट करना चाहिए था मुझे, मैंने किया भी। तो अल्टीमेटली मेरा शेयर जो है वो सेल मैंने कर दिया, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये चीज है, इसमें ये चीज आ गई। तो हम बात कर रहे थे कि डिविडेंड के लिए एक बंदे को पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या ये डिविडेंड वाली पॉलिसी ठीक है या शेयर प्राइस चेंज वाली पॉलिसी ठीक है? सर शेयर प्राइस। अच्छा, इसमें भी 2 सिनेरियोज हैं। एक बंदा जो रिस्क टेकर है ना, वो शेयर प्राइस चेंज वाली स्ट्रेटजी पे जाएगा। एक जो रिस्क अवॉइडर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहता है, वो जाएगा डिविडेंड खाने की तरफ। वो डिविडेंड जो है वो रिसीव करेगा, वो ट्रेडिंग खुद नहीं करेगा, वो लेके शेयर छोड़ देगा। वो लेके शेयर छोड़ेगा और अल्टीमेटली 1 साल में क्या होगा कि ये 100 रुपए का शेयर 1 साल बाद शेयर प्राइस भी इसकी बढ़ जाएगी। सपोज ये 120 में चला जाता है तो इसको ये रिटर्न में मिल जाएगा शेयर प्राइस चेंज का भी, और अगर ये डिविडेंड लेके अपना शेयर को बेचता है तब दोनों रिटर्न्स वो हासिल कर लेगा। ठीक हो गया? सर ये ऐसा लॉन्ग भी हो टर्म सकता है शॉर्ट टर्म ना की शेयर गेम्स हैं। सर जी कि वो सर। उसने 100 का खरीदा शेयर वो 50 का भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता। वो अभी नेट सोल का दिखाया तो है मैंने, 47 से जाके 304 पे चला गया, और इस टाइम पर राइट नाउ 173 का है वो, या 166 का है, इतने का शेयर वो चला गया है। तो एक शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है वो हमने अभी इसमें देख लिया। ओके हो गया? ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? जी जी सर। सर समझ सर ये रिस्की है बट प्रॉफिट इसमें ज्यादा है। ठीक है ना, दोनों चीजें हमें पता चल गई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स क्या है जी? वेदर इन्वेस्टमेंट इज साउंड, जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट अच्छी है या बुरी है, वहां पे इसको रिटर्न किस तरह का मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जिस कंपनी में वो कर रहा है
वो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट यानी कि प्रॉफिट कमाएगी या लॉस में जाएगी। ठीक है जी, कोई बंदा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि उसको नजर आ रहा हो कि नियर फ्यूचर में लॉस में चली जाए। ठीक है जी, इंटरेस्ट इसका क्या है? रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा लगाएगा उसके ऊपर कितना रिटर्न उसको आ रहा है। रिटर्न उसको कितना आ रहा है? 100 रुपया लगाया है, बैंक में पैसे रख के उसको 13 रुपए मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में या किसी कंपनी में पैसे लगाने के बाद उसको 5 रुपए मिल रहे हो, तो क्या करेगा? वो बैंक में रखेगा या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? बैंक में। वो बैंक में रखेगा, 13 रुपए हासिल करेगा। लेकिन अगर यही रिटर्न उसको 25% में मिल रहा है या 20% में मिल रहा है, तब वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि इन्वेस्टमेंट कर ले कंपनी के अंदर। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, एक सेकंड, 1 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं आता हूँ। जी बेटा, रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात कर रहे थे हम। कि एक कंपनी जब पैसे कमा लेती है तो जो उसकी नेट इनकम आती है उसको अगर डिवाइड करें हम कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी से, तो दैट विल बी द रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी। अच्छा जी, इसको अगर परसेंटेज में निकल के आएगा आंसर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। हमें पता है जी कि 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, और एक होते हैं जी आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स और एक होते हैं आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कौन से होते हैं जी? एनीवन? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स कौन से हैं जी? सर प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जिनको सर प्रेफर्ड स्टॉक्स वो वाले स्टॉक्स होते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, तो उनको सबसे पहले जो शेयर में से हिस्सा उनको दिया जाता है, जिनके पास प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक असल में मैं आपको बता देता हूँ, हायर डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर असल में होते हैं आपकी लायबिलिटी। ठीक है, दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, उनके पास ऑनरशिप राइट्स नहीं होते। ठीक है, ये एक समझ लें कि एक लायबिलिटी है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए इनको प्रेफर्ड स्टॉक का नाम दिया जाता है। ये सपोज कोई इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा? आप उसे ऑफर करते हैं कि आप प्रेफर्ड स्टॉक हमारे से बाय कर लें, वो आपसे प्रेफर्ड स्टॉक बाय कर लेगा। सपोज 100 रुपीज का जो है वो शेयर है प्रेफर्ड स्टॉक का, तो वो उसके ऊपर मेंशन होगा कि 6% या 6 रुपीज प्रेफर्ड स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये उसने लगाया है तो 6 रुपए का रिटर्न उसको आपने देना ही देना है। ठीक हो गया?
6% आप रिटर्न उसको देंगे। ये जब भी आप की इनकम स्टेटमेंट बनेगी, प्रॉफिट आप कमाएंगे, तो आपने सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड जो है वो देना है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को आप दें या ना दें, आपको प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड लाजमी तौर पे देना पड़ता है। अच्छा, क्या कहता है जी? नेट इनकम एप्लीकेबल टू कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड रिक्वायरमेंट। क्या कह रहा है जी? कि हमारी अगर सपोज प्रेफर्ड स्टॉक वालों को हमने डिविडेंड देना है, टोटल उनकी डिविडेंड की अमाउंट बनती है 60 रुपीज की, तो हमारी अगर इनकम 200 रुपए की है, तो सबसे पहले हम 200 में से इस 60 को निकाल लेंगे, तो हमारे पास 140 आ जाएगा। अब ये जो 140 की अमाउंट है, इसमें से हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। जी बेटा। सर अभी आपने कहा कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो होते हैं उनको हम देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी लॉस में चली गई है, हाँ ठीक है, मतलब कंपनी को इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, फिर वो कैसे पे आउट करेगी? वो पहले साल का रोक लेगी, अगले साल दे देगी। सर ये एक चीज मैंने पढ़ी थी इसी के अगेंस्ट ना, प्रेफर्ड स्टॉक के अगेंस्ट। जी जी सर वो ये थी कि कंपनी तो प्रेफर करती है ना कि आप स्टॉक खरीद लें, आपको पैसे हम दे देंगे ये 6% के ऊपर या 8% के ऊपर। सर अगर कंपनी ने पहले साल डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले साल अगर डिविडेंड फिर अनाउंस नहीं करती तो फिर भी डिविडेंड रुक जाता है। अगर सर तीसरे साल कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उस साल कॉमन स्टॉक होल्डर को सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, और लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पिछले 2 साल का भी और उस साल का भी, करंट ईयर का भी मिलेगा। जी ऐसे ही है ना कि सबसे पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक वालों को देंगे, उसके बाद 3 साल का, 3 साल का, हाँ 3 साल का ही देंगे आप उनको। उसमें अगर बच जाएगा तब फिर आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देंगे। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस स्टॉक। ये क्या कह रहे हैं सर? 3 साल जिस तरह कह रहे हैं कि 3 साल का मिलेगा, ये तो डिपेंड करता है कि वो शेयर जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो सिर्फ उसी साल का मिलेगा, अगर क्यूमुलेटिव है तो 3 साल का मिलेगा उसको दे। अब मुशर्रफ, आपकी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की बात समझ आ रही है मुझे कि नॉन क्यूमुलेटिव है तो नहीं मिलेगा, अब क्यूमुलेटिव है तो मिलेगा। तो मुझे सिर्फ ये बात बताएं आप, हाँ मुझे आप ये बताओ कि एक बंदा प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करेगा? समटाइम ये भी तो सकता है कि वो कन्वर्टेबल होता है, तो अगर उसको कहते हैं कि आप साल 2 साल 3 साल बाद आपकी जो शेयर है वो उसको हम ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। नहीं मुशर्रफ, समझ नहीं लगी आपकी बात की। मुशर्रफ समझ नहीं लगी आपकी, थोड़ा माइक के करीब बोले। क्या कह रहे हो बेटा? जी सर, जब वो प्रेफर्ड स्टॉक जब देते हैं ना तो सर वो उसकी 2 वो होती है, एक तो होता है क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, इसके ऊपर लिखा होता है। अच्छा, जब उसके ऊपर नॉन क्यूमुलेटिव लिखा होता है तो सिर्फ उसी साल में आपको डिविडेंड मिलेगा जिस साल पे आपको अनाउंस करेगा। अच्छा, जब क्यूमुलेटिव लिखा होता है तो आपको 3 सालों का मिलेगा, चाहे आपके पिछले सालों में आपका डिविडेंड अनाउंस हो या ना हो। अब प्रेफर्ड स्टॉक का ये एक और डायमेंशन ये भी है कि आपका कन्वर्टेबल है या नहीं। कन्वर्टेबल है तो आपको जो स्टॉक वो लिखा होता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आपका जो स्टॉक है वो आपको ऑर्डिनरी स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपको उसका वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो फिर आप वापस परचेज कर लेंगे कंपनी। अच्छा, मैं मुशर्रफ ये कह रहा है कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो पिछले सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा, यही कह रहे हो ना मुशर्रफ? जी जी सर। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर? जी सर। अच्छा, अब क्या काम करना है, आप सब ने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी है, ठीक है? मुशर्रफ आप भी इसको सर हमने वैसे पढ़ा हुआ है, हम पढ़ भी रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये टॉपिक। ओके सर। अच्छा, क्या है रफाकत, क्या कहते हैं इसमें? सर यही जो बताया कि हमें क्वेश्चन भी सर ने करवाए हैं कि इसमें क्यूमुलेटिव जो होता है उसमें लास्ट ईयर का अगर कोई रहता है, अगर कंपनी नहीं पे कर पाती किसी भी वजह से, तो लास्ट ईयर का तमाम सालों का जो है वो इकट्ठा पे करती है क्यूमुलेटिव में। और नॉन क्यूमुलेटिव में सर वो मतलब जो करंट है सिर्फ और सिर्फ वही पे करेगी, बाकी जो पिछले हैं वो पे नहीं करेगी। अच्छा चलो,
इसके ऊपर मुझे जो है ना डाउट है, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन हमारा जो ताल्लुक है ना अभी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की हमारी अभी कोई प्रैक्टिस नहीं है इसमें चल रही, ठीक है। हम अभी उसको नहीं देखेंगे, हम जो है अभी बाय द बुक चलेंगे जो हमारे पास सिचुएशन मौजूद है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया, एक सेकंड रुके जी, बैटरी लो हो गई है, ये ना हो के बंद हो जाए। ओके, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की बात तो हमें पता चल गई। अब ये एक चीज और देख लेते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू टोटल स्टॉक इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर इक्विटी एट इशू प्राइसेस माइनस डिविडेंड एरियर्स इफ एनी। क्या हो रहा है जी, कॉमन स्टॉक होल्डर की इक्विटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो टोटल इक्विटी से हम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर की इक्विटी निकाल देंगे, और अगर कोई डिविडेंड एरियर है तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कॉमन स्टॉक होल्डर की इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। लेकिन आपके पेपर से मुतालिक कुछ सवाल आपने किए थे मेरे से, तो मैं ये बता दूं आपको कि आपके पेपर में जो अब तक हमने पढ़ा है हम तमाम उस चीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। केस स्टडीज आ सकती हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस ये कि रेशोज की कैलकुलेशन आ सकती है आपको, और उसके ऊपर कमेंट्स आ सकते हैं। आपने हैं केस स्टडीज किस तरह की होंगी? न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी? वो न्यूमेरिकल केस स्टडी होगा, आपने अपने आंसर्स देने हैं और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। अपने आंसर को इंटरप्रेट करना होगा, जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसको इंटरप्रेट करके आपने उसका आंसर देना होगा। ओके हो गया? ठीक हो गया सर। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर आज आपने 3 पढ़ाए ना रेशियो तक? हाँ, लेकिन पहले भी तो 2 दिन मैं सर ये सारे नोट्स दे देना सर गूगल क्लासरूम में ना। जी आज मैं अपलोड कर देता हूँ जी तमाम नोट्स, आप पुराने वर्किंग कैपिटल वाले लीजिएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। चेक कर लीजिएगा। जो आजकल स्लाइड्स हैं ये नहीं कवर करनी क्या बेटा? पेपर थोड़ा आसान ही बनाइए बेटा। आज की तो पूरी नहीं होंगी ना, टाइम आपको तो सर ये सिलेबस में करवाए ना, जितना करवाए उतना ही आएगा। ओके सर, ये पहली स्लाइड तक आएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड तक। पेपर थोड़ा आसान आएगा बेटा। आसान मैं इतना आसान बनाऊंगा कि मैं खुद भी ना हल कर सकूं। सर ये क्या बात होगी? चलो ठीक है। डरा रहे हैं भाई सर, हमने पढ़ा, अब जैसा मर्जी पेपर बनाए, नो इशू। अच्छा चलो ठीक है। सर ये तो नाइंसाफी होगी। अच्छा नहीं, नाइंसाफी नहीं करते आप सर। अटेंडेंस हो गई है। हमारे जैसे भी नालायक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा तो ख्याल कर लो यार। नादिर अली यार फाकत आपका जैसा नालायक हो तो क्या ही बात है। चलो शाबाश। चलो ख्याल रखना, अटेंडेंस हो गई है जी, मैं आपकी मार्क कर दूंगा। सर जी बेटा। हेलो सर, एक चीज पूछनी थी आपसे। सर ये जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हम जो सा है ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं परचेजेस, ठीक है जी। आप कह लें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये तो सिंपल है ना, कोई रोला नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें क्रेडिट परचेजेस भी शामिल होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स दोनों शामिल होती हैं। अब ये देख लो जरा, सेल्स टोटल है कैश की प्लस क्रेडिट की, ठीक है। सेल्स जी माइनस सीजीएस में, हाँ जी, वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। माइनस सीजीएस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ऐसे ही है सर, परचेजेस आपकी